नमस्कार दोस्तों। चलिए आज फिर सुनते हैं अमृता प्रीतम जी की कहानी कजली। पठानकोट 20 मील पीछे छूट गया था और आगे सड़क का दूसरा सिरा अभी 50 मील दूर था कि गाड़ी की फैन बेल्ट टूट गई। गाड़ी ना एक कदम आगे हो सकती थी न पीछे। एक ही चारा था कि पठानकोट की तरफ जाती किसी लारी में बैठकर इमरोज पठानकोट जाएं और वहां से नई फैन बेल्ट खरीदकर फिर इस तरफ आती किसी कार में बैठकर आ जाएं। सुबह का वक्त था, सारा दिन सामने पड़ा था। सांझ के अंधियारे का खौफ अभी बहुत दूर था, इसीलिए 2 घंटे या इससे ज़्यादा इंतज़ार करना मुझे मुश्किल नहीं लगा। सड़क छोटी थी, गाड़ी को पहाड़ी दीवार की तरफ लगाकर मैं खाई की ओर बैठ गई थी। अगली या पिछली तरफ से आने वाली कारों लारियों को यहाँ से संभाल कर गाड़ी के पास से गुजर जाने का इशारा दे सकूं। एक लारी बिल्कुल नज़दीक आई तो झटका खाकर खड़ी हो गई। उसका पहिया पंचर हो गया था। लारी में कई सवारियां थीं। लारी का ड्राइवर और कंडक्टर पहिया बदलने लगे तो सवारियां उतरकर सड़क पर खड़ी हो गईं। ड्राइवर अपनी सवारियों से कहने लगा, यही मोड़ मुड़कर मरखनी की बावड़ी है, सब पानी वानी पियो या झोपड़ी वाले चाचा की दुकान से चाय पी लो, पहिया चढ़ाकर तुम्हें आवाज दे दूंगा। सवारियां उसके कहे पर अगले मोड़ की तरफ चल पड़ीं तो कंडक्टर ने लारी के पहिए के साथ बड़े बड़े पत्थर रखते हुए ड्राइवर को चुटकी मारी। अरे बचना, तुझे चाहे और सब कुछ भूल जाए पर मरखनी नहीं भूलेगी, न तुझे न तेरी लारी को। देख ले, ससुरी वहीं पहुंचकर पंचर हुई। सो लगा मरखनी कोई औरत थी। सींग मारने वाली गाय या भैंस को तो सुना था कि मरखनी कहते हैं, पर औरत। ड्राइवर तमक कर कह रहा था, साले नाम न ले मरखनी का, यह जैक नहीं लगेगा मुझसे। उसका कंडक्टर उसकी रगें पहचानता सा लगा था। उसने फिर हुज्जत की, अरे जीती थी तो तुझे हमेशा सींग मारती थी, अब मरी हुई भी मारती है। पहिए का नट कसते हुए ड्राइवर ने हाथ में पकड़ा हुआ व्हील पाना कंडक्टर के कान में फंसा दिया और हंस पड़ा। आ तो बच्चू, पहले तेरे नट कस दूं। नया पहिया चढ़ गया तो कंडक्टर दौड़कर सामने मोड़ के पास गया। बावरी शायद एक तरफ पास ही थी। उसकी आवाज सुनाई दी, आओ भाई आओ, वहां कौन सी मरखनी बैठी जो तुम मिलते नहीं। इधर ड्राइवर फिर अपनी सीट पर बैठकर हॉर्न दे रहा था। कंडक्टर और भी कुछ कह रहा था पर वह हॉर्न की आवाज में डूब गया, सुनाई नहीं दिया। सवारियां लौट आईं, लारी चली गई तो मेरे पैर अनायास ही उस मोड़ की तरफ बढ़ गए जिसके एक तरफ कोई बावड़ी थी। चाय गाड़ी में रखे थर्मस में थी। पानी की भी जरूरत नहीं थी, पर फिर भी बावड़ी जैसे बुला रही थी। देखा, पहाड़ी बावड़ियों के सरीखी एक बावड़ी थी। एक तरफ जरा ऊपर सलेटों की छत वाली 2 लकड़ी की कोठरियां थी, एक में आग जल रही थी। दहलीज के पास बैठा एक बूढ़ा आदमी खाली चाय के गिलास धो रहा था। मैंने पास जाकर पूछा, यही मरखनी की बावड़ी है? उसने गिलास से सिर उठाकर मेरी तरफ देखा तो लगा मेरे सवाल से वह गुस्सा हो गया था। मैंने फिर हलीमी से पूछा, यहाँ अभी एक लारी खराब हुई तो उसके ड्राइवर ने बताया था कि यहाँ मोड़ पर वह कुत्ते के बीच मरघट में पड़ी हुई को चैन नहीं लेने देते। बूढ़े के हाथ से कांच का गिलास छिटकते हुए बचा। देखा, चूल्हे के पास टीन के छोटे छोटे डिब्बे पड़े हुए थे। 1 रुपया दीवार के पास पड़े स्टूल पर रखकर मैंने कहा, बाबा, चाय का गिलास और कुछ खाने को मिल जाएगा? उसने एक डिब्बा खोलकर कुछ बिस्कुट निकाले और चाय का पानी चूल्हे पर चढ़ाकर कहने लगा, बिटिया, यह कजरी की बावरी है, सारा जग जानता है। इसका पानी तो अब दुश्मन भी आंखों से लगाते हैं, पर कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें खुदा की मार होती है। इंसान की जून में आकर भी इंसान नहीं बनते। कजरी कौन थी बाबा? कजली मेरी बेटी थी, बेटी जैसी। ये राह जाते जब बुरी नज़रों से देखते तो फिर वह उनकी पसलियां न तोड़ती तो क्या करती? इसीलिए कुत्ते के बीच उसे मरखनी कहते हैं। कब मर गई? थी तो जीने लायक पर मर गई। मौत भी नहीं आई थी पर मर गई।
और उसने कांच के गिलास उल्टे रखकर कहा, अगर बिटिया तूने कहीं वह देखी होती। बाबा के मन में लगा खाई जैसी कोई हसरत थी। मुझ राही को वह कह रहा था, तूने कहीं वह देखी होती। मैंने भी उसी हसरत से पूछा, कैसी थी? चूल्हे पर से खौलती चाय शीशे के गिलास में डालकर उसने कांपते हाथ से जब गिलास मेरे आगे रखा, लगा उसके शीशे सरीखे मन में भी कुछ उबल खौल रहा था। कह रहा था, अंगूठा चूसती को झोली में डाला था, आंधी से कोठा ढह गया, ऊपर से इतने पेड़ टूटे कि कोठा भी कहीं ढूंढने मिलता नहीं था। बाप मर गया, माँ मर गई, पर मिट्टी के ढेर से ये निकल आई। तब इसे कुछ भी न हुआ। फिर ऐसी पक्की हड्डी थी, फिर जवान हुई तो कई बौमंडर खड़े हो गए। यहाँ इसी वावड़ी पर तुम्हारा घर था बाबा। काहे को? अपने भरे गांव में था, अपने खेत थे, खलिहान थे। फिर कोई पिछले जन्म का लेन देन था। गांव के नंबरदार का बेटा भर्ती हुआ तो हाथ में बंदूक थाम कर कह गया, यह कजली किसी और जगह ब्याही गई तो उस जने को बंदूक की एक ही गोली से बीन दूंगा। फिर उससे भी सवाया, पता नहीं किस निगोड़ी माँ ने जन्मा था, एक कोई और घोड़े पर सवार हमारे गांव से गुजरा और कजली के माथे पर तकदीर लिख गई। फिर बाबा चिड़िया और गुटारों की तरह उड़ती लड़की को पिंजड़े में डाल गया। लौट कर आया कि नहीं? उसकी होनी उसे बुलाती थी, आता कैसे ना। ढलते दिन की तरह गया था, उगते दिन की तरह लौट आया। फिर मैं नंबरदारों से डरता, उसको कोई हामी न भरी, पर यह तो नदियों के बहाव थे, मैं कैसे थाम सकता था। उसके हाथ में भी बंदूक थी। कहता, भुगत लूँगा नंबरदारों के लड़के को। लड़की उनसे भी सवा रत्ती बढ़कर कहे, मुझे सिखा दो बंदूक चलानी। और उस दिनों सचमुच नंबरदारों का लड़का छुट्टी आ गया। फिर मैं चाय पानी भूल गई थी, तो भी लगा गर्म चाय से होठ जल गए थे। उसकी आई थी, उसकी काहे को, सबकी आई थी। दोनों ने बंदूकें थाम ली। नंबरदारों का लड़का बंदूक की गोली से मर गया और हम सबको कर्मों ने मार दिया। वह पकड़ा गया। सारा गांव गवाह था। उस बावरे ने कहाँ जाना था। पुलिस पकड़ कर ले गई तो फिर उसकी सूरत नहीं देखी। लड़की ने कई अर्जियां दी, पर अगलों ने यहाँ बात पकड़ ली कि वह अर्जियां देने वाली कौन होती है। न माँ, न बहन, न घर की नार। सामने दूर पहाड़ तक पत्थर ही पत्थर दिखाई देते थे। लगता कजली को सारी दुनिया ही पत्थरों की दिखाई देती होगी। बिटिया 4 फेरे लिए होते, चलो वह चाहे जेल में ही था, तीसरे चौथे महीने उसका मुंह तो देखती। उसे कितनी सजा हुई बाबा? सारी उम्र की सजा हुई। 3 बरस बीत गए, जग ताने देवे हैं कि भला वह उसकी क्या लगती है। कानून तो कागजों के होते हैं ना बेटी। कागजों पर लिखे अक्षरों में और पत्थर पर लिखी लकीर में क्या और कहाँ फर्क होता है, या कभी पकड़ में नहीं आता। बाबा कह रहा था, उसे किसी पर गुस्सा नहीं, सिर्फ पुलिस वालों पर गुस्सा था कि उसे सलाखों के पीछे पड़े हुए को कभी बरस छमाही देखने क्यों नहीं देते। थाने जाते तो वहाँ उसकी बेइज्जती करते, किरोती के हाथ भीग जाते। फिर 1-2 रिश्ते आए और जली भुनी कहने लगी, चाचा किसी से मेरा ब्याह कर दे, इज्जत वाली होकर भी देख लूं। फिर उसने विवाह किया। ना ही करती उस बेलगाम घोड़ी की लगाम कहाँ पड़नी थी। इधर फेरे लिए, उधर सोग मनाकर बैठ गई। मैंने उसे जने को समझाया कि सब्र से काम ले, पर वह निगोड़ा जला भुना चौथे ही दिन गाली गलौज देने लगा। हाथों से मेहंदी भी नहीं उतरी थी, लड़की को मारने पीटने लगा। उसने भी ताने मारते हुए का हाथ न रोका। बदन पर नील पड़ गए तो थाने जाकर रपट लिखवाई। कहने लगी, अब तो कानून बोलेगा। तब तो उसे दांती लग गई थी। तब उसे मेरे जख्म दिखाई नहीं देते थे।
अब तो मेरे नील दिखेंगे, अब तो इज्जत वाली हूँ। हैरान हुई सी मैंने पूछा, फिर बाबा? वह पकड़ा गया, 6 महीने की सजा सुनाई गई। कहा गया या तो 2 रुपए दंड भरे या जेल जाए। घर तो तगड़ा था नहीं, रुपया कहाँ से भरता। पर इस लड़की की बातें न हमसे बूझी गई न भगवान से। खुद ही उसे सजा दिलवाई, खुद ही जाकर उसका दंड भराई। 200 रुपए सरकार के माथे मारकर उसे छुड़ा लिया, पर खुद खुदा की बंदी फिर उसके माथे न लगी, न उसके घर गई, न उसे अपने घर आने दिया। बस अंदर घुसकर बैठ गई, जैसे कब्र में पड़ी हो। मैं सोच रही थी पहाड़ी राह, पेचीदे मोड़ वाले शायद इंसानी मन की रीस में बने हैं। बावड़ी की तरह मेरा मन भर आया। वह कह रहा था, फिर 2 बरस बाद वह जिसकी सूरत भी हम भूल गए थे, जेल तोड़कर वह हमारे घर में आ खड़ा हुआ। वह आधी रात को मैं तो पूस की रात की तरह कांपने लगा, पर कजली उसे लपक कर मिली, जैसे कब्र में से उठ बैठी। पर पुलिस तो उसके पीछे होगी ना बाबा। कजली को भी पता था कि पुलिस उसके पीछे होगी, पर उन्हीं कपड़ों में खड़े पैरों वह उसके साथ होली। वह घड़ी भर भी वहाँ नहीं ठहर सकते थे, जानती थी छापा वहीं पड़ना था। फिर यह जगह पता नहीं 100 कोस दूर होगी। पता नहीं वह यहाँ कैसे पहुँचे। मुझे फिर 6 महीने उनकी कोई खबर नहीं मिली। कहते हैं वह 6 महीने यहाँ घर बनाकर रही, गुजारे के लिए चाय की दुकान चलाती, किसी को अपने मर्द के माथे न लगने देती, दिखने को सबको अकेली दिखाई देती थी। तभी तो बिटिया ये हराम के जने उसे मरखनी कहते थे। अकेली देखकर पगला जाते होंगे। बस वहीं रातों के अंधेरे में 4 दिन उसने जो जीना था जी लिया। फिर पुलिस को खबर लग गई। कहते हैं जब पुलिस ने घेरा डाल दिया तो कजली ने खुद बंदूक चलाकर पहले अपने मर्द को मार दिया, फिर एक गोली अपनी छाती में मार ली और पुलिस लाशें लेकर चली गई। उसने छोटी असवाई आंखों से चौगिर्द के पेड़ पौधों को ऐसे देखा जैसे पत्ते पत्ते में कजली और उसके मर्द की रूह दिखती हो। भरे हुए बुत तो पुलिस ले गई थी। बावड़ी के पानी से आंख धोती हुई मैंने देखा मेरे हाथ कांप रहे थे।